ऊधमपुर हमले से शहीद रॉकी अपने घर लौटा तो उसके पिता ने उसके अंतिम संस्कार में एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश के शहीद का पिता नहीं कर सकता था। मैं काम आपको नहीं बताता, मैं चाहता तो चीख करके भी पढ़ सकता था, लेकिन मैं शालीनता से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद अच्छे से मिल जाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि जोधपुर कैसा सुन रहा है। अब इन 4 पंक्तियों को सुनिए और उस पिता ने क्या किया वो देखिए कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, वाह, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे, घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। भाई वाह, भाई वाह, वाह। देवास में एक शहीद नीलेश धाकड़, युवा वर्ग इस बार आपका समर्थन ज्यादा आमंत्रित करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा जब देवास में नीलेश धाकड़ शहीद होकर के आए तो 4 दिन बाद उनकी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। मैं सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मेरे निष्कर्ष ये निकला कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकड़ रहे होंगे। 4 दिन बाद उनकी मंगेतर उनके पास पहुंची होंगी। नीलेश धाकड़ ने पूछा होगा कि मैं तो इस देश के लिए शहीद होकर के आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो उसने क्या करने आई होगा, ये जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, अगर राष्ट्र के स्वाभिमान का उत्तर दे दिया हो तो इस बार आपकी तालियां खुलेंगी। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ उसने क्या उत्तर दिया होगा नीलेश धाकड़ को। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु, स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई। भाई वाह, भाई वाह, कमाल, भाई वाह, कमाल, भाई लाजवाब। भगवान हनुमान जी के महाराज जी के प्रांगण में खड़ा हूं। संसद के अंदर प्रभु श्री राम के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहता तो बहुत अमर्यादित भाषा में उनको गालियों के ऊपर कुछ लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मान के संदर्भ में लिखना है तो बहुत मर्यादा में रहकर के लिखना है। अगर एक छंद पढ़ रहा हूं कि राम इस देश के लिए हैं क्या, अगर आपको लगे कि राम के जीवन की मर्यादा मैंने बहुत सरल तरीके से कही हो, बहुत सभ्य तरीके से कह दी हो, तो आपका आशीर्वाद कविता की इस पंक्ति पर मिलेगा। सुनने की कोशिश कीजिएगा। राम इस देश के लिए है क्या कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, मैं बहुत बड़ा केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल रात का ललाट फिर, होता ना विराट शैल रात का ललाट फिर, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। भाई वाह, भाई कमाल, वाह। अब उन पंक्तियों पर आ जाता हूं जिनके लिए आपने मुझे बुलाया है। पैरिट गन का प्रयोग किया गया कश्मीर की घाटी में, तो कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हुआ। कहा पैरिट गन के प्रयोग से शत्रुओं के पत्थरबाजों के शरीर में छेद हो जाया करते हैं। अब इस छेद को ध्यान में रखना, मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तो कोई मानवाधिकार उनके लिए नहीं खड़ा होता है, लेकिन देश में मानवाधिकार आजकल दानवों के लिए जब खड़ा होता है तो 4 पंक्तियां लिख करके आपको भेजना चाहता हूं और इन पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद खुलेगा। ऐसे पढ़ने की कोशिश करता हूं। पैरिट गन का जो प्रयोग हुआ, पैरिट गन की आवश्यकता अभी भी घाटी में क्यों है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पहले, और इस छेद को ध्यान में रखिएगा कि पैरिट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। वाह। पैरिट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों के पक्षकार होने लगे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों के पक्षकार होने लगे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। नमक हरामों के तो घावों पे नमक रख, रिस रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है, रिस रहे जख्म को कुरेदना
छेद जितने किए हैं, भारत के आंचल में छेद जितने किए हैं, उनके शरीर को भी छेदना जरूरी है। भाई वाह वाह। महबूबा मुफ्ती का 4-5 महीने पहले एक बयान आता है। तो युवा ऐसे खुश हो गए जैसे इनके महबूबा की बात हो रही है। मैं राजनीतिक महबूबा की बात कर रहा हूँ। भाई साहब, उनका बयान आया कि अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे को उठाने वाला, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। 4 पंक्तियां अगर आप लोग आदेश करें तालियां बजा करके तो इसका जवाब पड़ेगा। कह रहे हैं कि हमने क्या तुमको तिरंगा उठाने के लिए रखा है? तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो सामने लोग बैठे हैं, 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि अलगाओ के अलाव से लगाओ का प्रभाव। भाई ये वाह अलगाओ से लगाओ के अलाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। वाह। एक जवाब महबूबा मुफ्ती को अगर पसंद आ जाएगा, चौथी पंक्ति पर देशभक्ति का विस्फोट हो जाएगा। सुनिएगा कि अलगाओ के अलाव से लगाओ का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। टूट कर डूबा महबूबा का जहाज, आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, चौथी पंक्ति पर तैयार रहना। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। भाई वाह। भाई तालियां, भाई जोरदार तालियां। भाई वाह कमल, भाई वाह। बहुत बहुत आभार। इस देश में कुछ लोग आजादी मांगने का भी काम शुरू किए थे, हालांकि अभी ठंडे हैं। भाई साहब, स्थितियां ऐसी, एक राजा एक नाव पर बैठा था। उसका कुत्ता बहुत चहलकदमी कर रहा था। मल्लाह ने कहा, भाई साहब नाव डूब जाएगी अगर आपने इसको मना नहीं किया तो। राजा के बस में नहीं था उस कुत्ते को रोक पाना। सामने वाले एक आदमी ने कहा, उसने कहा कि अगर आप मुझे मौका दे तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक कर दो। उसने कुत्ते को उठा करके नदी में फेंक दिया। कुत्ता एकदम हाथ पैर जोड़ने लगा और आकर के चुपचाप नाव में आकर के किनारे बैठ गया। तो उससे राजा साहब ने पूछा, यार तूने ऐसा क्या किया? अभी तक तो ये नाव डुबो देता आदमी, ये कुत्ता नाव डुबोने वाला था, इसको तुमने क्या किया कि शांत आकर के बैठ गया है? तो उस आदमी ने एक जवाब दिया। उसने कहा, राजा साहब आपके लाड़ प्यार ने इस कुत्ते को इतना द्रोही कर दिया था कि ये आपकी नाव की महत्ता को नहीं जानता था और इस पानी की ताकत को नहीं जानता था। मैंने इसको नदी में इसलिए फेंक दिया ताकि ये पानी की ताकत भी जान जाए और आपकी नाव की महत्ता भी जान जाए। ठीक उसी तरह जिन लोगों ने अवार्ड वापसी गैंग का कार्यक्रम शुरू किया है, असहिष्णुता पर यह प्रदर्शन शुरू किया है, इन लोगों को जब तक भारत से निकाल करके पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, बगदाद नहीं भेजा जाएगा, तब तक इनको भारत की महत्ता समझ में नहीं आएगी। भाई वाह वाह। पंक्तियों से शुरू करता हूँ, जेएनयू पर केंद्रित एक कविता शुरू करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अगले 8, 9, 10 मिनट का समय है। उसके अंतर्गत जेएनयू की 1 मिनट की कविता। 1 मिनट मैं यहाँ से शांत नहीं होऊंगा और जब मैं शांत होऊंगा तो 1 मिनट आप शांत नहीं होंगे। इस दावे के साथ में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, फिर से संकट के बादल छाए हैं जेएनयू में, फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है, फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में, उग्रवाद की कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के, दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के, अंजाम समझना होगा अब इनके दिल मंसूबों का। भारत में अभिनंदन होगा अफजल और याकूबों का, इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में, गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं, उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं। लगता है मालिक अब नौकर चाकर बनने वाले हैं, वाल्मीकि फिर से डाकू रत्नाकर बनने वाले हैं। मोदी जी अब भूल न जाना, मोदी जी अब भूल न जाना, मोदी जी अब भूल न जाना कि ये देश से वादों को सबक सिखा दो अफजल की इन नाजायज औलादों को।
क्या नाम हो सकले का? शाहरुख खान। बोला कि ये देश रहने के लायक नहीं बचा, इस देश में चरमपंथ बढ़ गया है। मेरे सामने जो युवा वर्ग बैठा हुआ है, इससे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे मियाँ शाहरुख खान, अगर मेरे सामने जो युवा वर्ग बैठा हुआ है, इसने अपने पिताजी की जेब से 1000-2000 रुपए चुरा करके अपनी प्रेमिका के साथ तुम्हारी दिलजारा या दिल वाले दुल्हनिया कोहिनूर सिनेमा जाकर के ना देखी होती, तो अब तक तुम मुंबई की चौपाटी पर अमिताभ बच्चन की कार का पंचर बनाने का काम कर रहे हो। वाह। एक और आए वो पीके, भाई साहब उसका नाम ही पीके। मेरे देश में 2 प्रकार के संस्कार हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं बच्चों के लिए देश छोड़ देना चाहती हूँ। मेरा देश 2 प्रकार के संस्कारों को जीता है। एक अब्दुल कलाम के संस्कार, दूसरे याकूब मेमन के संस्कार। जहां पर याकूब मेमन, 2 संवाद में अंतर देखिएगा। जहां पर याकूब मेमन के संस्कार थे, तो आमिर खान की पत्नी किरण खान ने कहा कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस देश की सीमा को छोड़ देना चाहती हूं। लेकिन जहां पर अब्दुल कलाम के संस्कार थे, तो हमारे देश की सैनिक की विधवाओं ने कहा कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए बच्चों को सीमा पर छोड़ देना चाहती हूँ। असहिष्णुता का ये जो नया नाटक शुरू हुआ, यहां से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि शाहरुख का मुंह बंद हुआ था, फिर से आमिर बोल गया। भाई वाह। शाहरुख का मुंह बंद हुआ था, फिर से आमिर बोल गया। भारत के शीतल चंदन पर वो अपना विश्व खोल गया। सत्यमेव के नायक का जब कर्म घिनौना होता है, इन पर लिखने से कविता का स्तर बौना होता है। पर तटस्थ रहना कब सीखा दिनकर की संतानों ने, भारत का ठेका ले रखा बॉलीवुड के खानों ने। श्री राम की पावन भूमि पर जिनको डर लगता है, पाक सीरिया यमन जिन्हें मनमानस का डर लगता है, उनसे कह दो भारत में खुशहाल मवेशी रहते हैं। कश्मीरी पंडित से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। जितना भारत से पाया है देते हुए लगान चलो, जितना भारत से पाया है देते हुए लगान चलो। बांधो पुड़िया बिस्तर आमिर जल्दी पाकिस्तान चलो। वाह। आज के दौर, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये पीपल को लंगोट चाहते हैं। हम चींटियों को आटा डालते हैं, बानरों को चने खिलाते हैं, कुत्ते को घर की आखिरी रोटी देते हैं। जब ऐसे देश पर कोई असहिष्णुता का आरोप लगाता है, तो मुझे ठीक वैसा ही लगता है जैसे पंचवटी में बैठी माता सीता को आज की सनी लियोन चरित्र का पाठ पढ़ाने पहुंच गई हो। भाई वाह। भाई क्या टिप्पणी है। यहाँ से अपनी एक छोटी सी कविता से समापन की आपकी बात शुरू करना चाहता हूँ। इस बार हमने किया क्या है और आगे क्या हो सकता है, इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा, हमारे 44 शहीद हुए, उसके बाद जो आपने बालाकोट देखा, वहां से सुनिएगा कि राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया, राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया। सरहद पार तिरंगा अपना स्वाभिमान से लहर गया। आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई दरबार में, आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई दरबार में। इसीलिए सेना ने मारा LOC के पार में। आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने की, आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने की। उग्रवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की, उग्रवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की। अरे पाक अब आंख खोल कर सुन लो जरा इशारों को, राग समझ कर छू मत लेना आगने अंगारों को, वरना घायल रावलपिंडी त्राही माम पुकारेगी, वरना घायल रावलपिंडी त्राही माम पुकारेगी, वरना घायल रावलपिंडी त्राही माम पुकारेगी। जब भारत की सेना अब की अंदर घुसकर मारेगी, जब भारत की सेना और क्यों मारेगी, इसलिए मारेगी। इस पंक्ति पर आपकी तालियां उठे। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती। भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती। हमें डराया कि अमरनाथ की यात्रा हो रही है तो बम से विस्फोट की धमकियां दी जा रही है। लगातार पिछले 5-6 सालों में कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो आंतरिक बम विस्फोट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अब बम की असली परिभाषा जान गए हैं। अगर बम की असली परिभाषा बता दूं तो भगवान श्री गणेश बैठे, इनके परिवार से 2 पंक्तियां उठाता हूं, और इस बार अगर बम की परिभाषा सही पहुंचे तो ऐसा विस्फोट करना कि लगे कि देशभक्ति का यहाँ पे महोत्सव चल रहा है।
क्या ये शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती? भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती? कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। देश के प्रधान से एक छोटा सा निवेदन है कि बलिवेदी पर सुनिएगा, जो एक छोटी सी बात कहने की कोशिश करता हूं कि बलिवेदी पर बलिदानों का है अगणित अभियान खड़ा। मोदी आप बढ़ो आगे, पीछे है हिंदुस्तान खड़ा। आप विजय को चौथी पंक्ति पर एक बार फिर से लहराना कि बलिवेदी पर बलिदानों का है अगणित अभियान खड़ा। आप विजय का ध्वज फहरा दो संसद की प्राचीर में, केवल कुछ दिन योगी बाबा को भेजो कश्मीर में, फिर देखो सेना ये कैसे रूप काल का धारेगी। जेहादी गुंडों को घर से खींच खींच कर मारेगी। श्रीनगर के लाल चौक पर इंकलाब हो जाएगा, श्रीनगर के लाल चौक पर इंकलाब हो जाएगा। 7 दिनों में 70 सालों का हिसाब हो जाएगा। भारत माता की जैसे नहीं बोलते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई जिंदाबाद कमल। 7 दिनों में 70 सालों का हिसाब हो जाएगा। कुछ भारत माता की जय आपने बोली, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बोलनी है। स्थितियां ऐसी है कि मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि भारत माँ की जय ना बोले, फिर से फतवा आया है। राष्ट्रवाद का पृष्ठ फाड़ कर अंबर में लहराया है। भारत माँ की जय गर्जन है अशफाकुल्ला खान की। भारत माँ की जय पूजा है अपने हिंदुस्तान की। जय भीम जय मीम के नारे जिनको अच्छे लगते हैं, हरे रंग पर चांद सितारे जिनको अच्छे लगते हैं। बंजर भूमि पे तरुवर फलदाई नहीं हो सकता है, बंजर भूमि पे तरुवर फलदाई नहीं हो सकता है, बंजर भूमि पे तरुवर फलदाई नहीं हो सकता है। जो माँ की जय ना बोले वो भाई नहीं हो सकता है, जो माँ की जय ना बोले वो भाई नहीं हो सकता है। और अंतिम 2-3 पंक्तियों के साथ इसी तरीके के आशीर्वाद से विदा करना। मैंने कुछ इस तरीके से कहने की कोशिश की है कि 7 दिनों में 70 सालों का हिसाब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है ये आने वाला समय हमें ये दिन भी दिखाए कि हम LOC के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे, कि LOC के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे, LOC के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे। विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे, विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल। और एक संकल्प हमारे यहाँ मानस में कहते हैं कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। भगवान राम ने जब निश्चरों को मारने का प्रण किया तो भुजा उठा करके प्रण किया। अंतिम 2 पंक्तियां प्रण और संकल्प के पढ़ रहा हूं, जब सारे लोग अपनी भुजा उठा लीजिए एक बार। प्रण क्योंकि ऐसे ही लिया जाता है, अगर लगे कि ठीक बात कही हो तो भरपूर आशीर्वाद दे करके विदा करना कि विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे, विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे। जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे, जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे, जो भारत की खोई है वो वैभव श्री ले आएंगे। POK के साथ बलूचिस्तान फ्री ले आएंगे। मैं चाहता हूँ इन पर जोरदार ताली कमल आगने के लिए बजाएं। अगर कमल आगने आपको अच्छा लगा हो, आपकी तालियां कमजोर है साहब। वो 700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उसने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। वो सीधा स्टेशन से आपके बीच आया, बैग भी उसने स्टेज के पीछे रखा और सीधे आपके मंच पर आ गया। और जिस ऊर्जा से उसने काव्य पाठ किया, लग ही नहीं रहा था कमल आगने थका हुआ है। 45 मिनट लगातार माइक के सामने खड़े होकर आपके सामने कमल आगने रहा। मैं चाहता हूँ आसमान भर तालियों के साथ में कमल आगने को आशीर्वाद आपका मिले। बहुत प्यारा कवि है। मैंने जैसी भूमिका दी थी उस भूमिका का निर्वहन कमल आगने ने किया। मैं तो उसके बारे में हमेशा यही कहता हूं कि गद्दारों को अपनी कविता से सजा देता है तो बउआ पर बोतल का मजा देता है। कमल आगने का कोई जवाब नहीं है साहब। नितिन भैया मैं इसलिए बात करता हूं उसके बारे में क्योंकि ये बहुत बड़ा कवि है। हमेशा एक दिन इसके रिश्ते वाले आ गए
मुझसे बोला भैया वो तो मुझे देखकर चले गए, लेकिन मैं आपका कुछ वो चाहता हूँ, आपका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरा सानिध्य लेकर क्या करेगा, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। बोला नहीं भैया आपको फिर भी बहुत नॉलेज है, कम से कम आप मेरा विवाह करा दीजिए। मैंने कहा आजकल हमारे सामने ये बहुत अच्छी स्थिति है कि हम लड़की को देख सकते हैं, तुम लड़की को देख लेना, लड़की अच्छी लगे तो हम हाँ बोल देंगे। भैया मैं कमल आगने को लेकर लड़की के घर गया। मैंने कहा कमल एक काम करना, एक कमरे में तुमको बिठा दिया जाएगा लड़की के साथ, आप थोड़ी देर बात कर लेना, बात करके तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है तो हम शादी के लिए हाँ कर देंगे। भाई साहब कमल आगने मंच पे चाहे कितनी भी वीर रस की कविता पढ़ता हो, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत शर्मीला है। लड़की के साथ इसको एक कमरे में बिठा दिया गया, 1 घंटे तक ना ये कुछ बोला ना लड़की कुछ बोली। उसके बाद भैया हमारे वीर रस के कवि कमल आगने ने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और हिम्मत बांध के लड़की से कहा कि बहन जी वो मैं कह रहा था, वो मैं सोच रहा था कि बहन जी। लड़की कहती बहन जी कि हाँ, कि आप ये बताइए कि बहन जी मैं आपसे वो पूछ रहा था कि आप कितने भाई बहन हैं। लड़की बोली कि भैया अभी तक तो 3 थे पर अब 4 हो गए। तो जोरदार तालियां मिलती है। बहुत अच्छा कलमकार है साहब। इसने बात की, एक नाम इसने लिया याकूब मेनन का। याकूब मेनन को जब फांसी लगाई गई तो देश के ह्यूमन राइट्स वाले, मानवाधिकार वाले लोग बोले, देश की मीडिया के लोग बोले कि याकूब मेनन के साथ बहुत गलत हुआ। मैंने पूछा क्या गलत हुआ कि याकूब मेनन के साथ इतना गलत हुआ, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया और अंतिम समय पर उसको अपनी 22 साल के बेटे से भी नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद कौन बोला? ये मानवाधिकार वाले बोले, देश की मीडिया वाले बोले। उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा भाई साहब, तो उन्होंने कहा जब 22 साल के बेटे को नहीं मिलने दिया, ये बहुत दुखद बात है। मैं बोला, मैंने कहा कि जो आदमी ये मानो 25 सालों से जेल में बंद है, उसका 22 साल का बेटा, ये और भी ज्यादा दुखद बात है। भाई साहब कौन से इंटरनेट से डाउनलोड करते हो ये बताओ हमें। लेकिन मित्रों, अब मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, जिस कलमकार को बुलाना चाहता हूं, वो